आज हमारे साथ एक ब्यूरोक्रेट, आईएएस और इस समाज में जो उथल पुथल हो रही है उस पे उनकी पैनी नजर। मैं बात कर रहा हूं जनाब आलोक पांडे जी की। आलोक पांडे जी आईएएस हैं, देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न पदों पर रहते हुए वो अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं और मेरी और उनकी मुलाकात आज पहली बार हो रही है। हम तमाम सारे हमारे सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि आलोक पांडे जी को आज मैंने क्यों दावत दी है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यूं तो हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही काम के लिए जाने जाते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के पास जब आप किसी काम को लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ ना बताना जानते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। लेकिन आलोक जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आलोक जी जो हैं उन ब्यूरोक्रेट से बिल्कुल अलग हैं। और खासतौर से आज सुबह उनकी एक पोस्ट मुझे मिली, उसमें उन्होंने महाराणा प्रताप की जो जन्म जयंती है उसकी शुभकामनाएं देते हुए कोई 4-5 लाइन लिखी। मैं वो पढ़ देता हूं। आलोक जी ने लिखा कि इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते, दिवेर का संग्राम महाराणा प्रताप को लगभग संपूर्ण विजय दिलाने वाला इस युद्ध में मुगलों ने न केवल बल्कि सबसे बड़ा समर्पण किया था। मुझे यहां से स्पार्क हुआ और मुझे लगा कि एक ऐसी जानकारी एक ब्यूरोक्रेट के पास हो और वो अपनी नौकरी के अलावा इसके लिए भी समय निकाल पाता हो, तो क्यों ना आलोक जी को आज हम डायरेक्ट सुने इस दिवेर के संग्राम की क्या कहानी है, क्या तथ्य हैं, क्या रेफरेंसेस हैं। इसलिए मैंने आज आलोक पांडे जी को बी सपोर्ट पुष्पिन कुलसेस चैनल पर दावत दी। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बात रखेंगे तो देश को एक नई बात, नई कहानी, नया इतिहास उनसे जानने को मिलेगा। आलोक जी, आज के दिन का महत्व और महाराणा प्रताप के बारे में तमाम चीजें पढ़ी गई, सुनी गई, युद्ध सुने गए, लेकिन जिस युद्ध का आप जिक्र कर रहे हैं वो युद्ध क्या था, कैसे लड़ा गया, कहां लड़ा गया और उसका रिजल्ट क्या रहा? आलोक पांडे जी। जी नमस्कार पुष्पेन सर, आज आपसे रूबरू होकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि आपसे फोन पर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर तो आपसे बात होती रही, लेकिन इस तरीके से हम लोग मिलेंगे पहली बार ये मैंने सोचा नहीं था। आज 9 मई का दिन हमारे लिए बहुत भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। महाराणा प्रताप का जन्म तो 9 मई 1540 को हुआ ही था। साथ ही साथ आज गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी जन्म दिवस है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। और जो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है, मैं जब ग्रेजुएशन में था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, बाद में मैं दिल्ली में भी आया पढ़ने के लिए। एमबीए मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से किया, कर नहीं पाया क्योंकि मैं आईएएस हो गया। रिसर्च में यूजीसी के माध्यम से मैंने किया, तो वो भी तांत्रिसिज्म इन चंदेल आर्ट में किया। और ये ओवरऑल ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट शुरू से ही इतिहास विषय में रहा। और ये मेरा, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मेरा आईएएस में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। और उसके बाद भी मैंने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि सर्विस में आने के बाद भी मैंने एक बुक लिखी प्राचीन भारत के ऊपर, और वो टाटा मैकग्रा-हिल ने पब्लिश की। उसके कई एडिशंस भी निकल चुके हैं। मैं जब घूमने टहलने जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करता हूं कि किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह पर मैं जाऊं, अपने बच्चों को भी लेके जाऊं और उनको दिखाऊं। और वहां मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करता हूं लोकल लोगों के साथ, क्योंकि जो लोकल होती हैं वो बहुत इंसाइटफुल होती है और उनकी इंफॉर्मेशंस बड़ी, जो सदियों से श्रुति परंपरा के माध्यम से चली आ रही है, वो बड़ी फैक्चुअल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनमें हार्ट और इमोशंस की भावनाएं बहुत होती है। इसी क्रम में लगभग पिछले 6-7 महीने पहले मैं हल्दी घाटी गया, देवार गया, उदयपुर के पैलेसेस को देखा, चावंड गया, गोगुंडा गया, एकलिंग जी के मंदिर गया। और इन सब चीजों में मैं काफी इंटरेस्ट लेकर के लोगों से इंटरेक्ट करता रहा। तो वहां मालूम पड़ा कि एक बैटल ऑफ देवार हुई थी। तो उस देवार की बैटल के पहले की पृष्ठभूमि भी आपको 5 मिनट में बताना जरूरी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ट्राई करूंगा 10 से 12 मिनट के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को खत्म करूँ। देखिए, आज पुष्पेन जी और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं,
एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं से हिस्ट्री की बुक्स में हमारे सामने आता है कि जिन बैटल्स में, जिन युद्धों में हमने जीत हासिल की है, भारतीयों ने जीत हासिल की है, कई बार ये होता है कि उसको हम दबा देते हैं और उन लोगों को हम ज्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं जो दिल्ली बेस्ड किंग्स रहे हैं, उनको हम महत्व देते हैं, और बाकी जो लोकल सत्रप जिन्होंने बहुत कायदे से अपने देश की, अपने संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा की, उसको हम साइड में कर देते हैं, या उनको हम ऐसी उनके वॉलर को, उनके शौर्य को हम अच्छी तरीके से इतिहास की बुक्स में स्थान नहीं देते। 9 मई 1540 जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तो वो कुंभलगढ़ में हुआ करते थे। उनके पिताजी उदय सिंह दुत्ती, धीरे धीरे उनका काल चलता रहा, अपने शस्त्र अस्त्र की उन्होंने परीक्षा वो अच्छी तरीके से दी, सीखा, और उसके बाद अपने पिता के साथ वो लगभग हर जो भी उनके इन्वेजन्स होते थे, जो भी उनके लड़ाइयां होती थी, उन युद्धों में शामिल हुआ करते थे। जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने ये चीज देखी कि हुमायूं के चले जाने के बाद और शेर शाह सूरी के आने के बाद जो उसकी डायनेस्टी थी वो बेसिकली दिल्ली के आसपास के कुछ एरिया में ही रह गई थी। इसलिए 1560 से 1560 टू 1570 के आसपास ऑलमोस्ट 10 इयर्स उसने केवल इन्वेजन्स किए, और लगभग पूरा उत्तर भारत, ये काबुल अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और विंध्याचल के ऊपर का पूरा एरिया वो उसके पास था। गुजरात का एक बड़ा समृद्ध एरिया था जहां से जितना भी व्यापार होता था उस व्यापार को करने के लिए उसको जाने की जरूरत थी। राजपूत लगभग सभी आप जानते हैं, चाहे विवाह के माध्यम से, चाहे आर्मी मुगल फोर्सेस के माध्यम से, लगभग सारे राजपूत घुटने टेक चुके थे। इनफैक्ट कुछ राजपूतों के डायनेस्टीज ने तो अपनी घर की लेडीज को भी वहां ऑफर किया। महाराणा प्रताप का कहना यह था, क्योंकि 1568 में जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ तो उस चित्तौड़ युद्ध को उन्होंने बहुत कायदे से विटनेस किया था। उनके अंदर कुछ चिंगारी जल रही थी कि मैं इस चीज को, 1568 के युद्ध की एक खास बात यह भी है कि अकबर ने जब इसको जीता तो लगभग 30 से 40 हजार सिविलियंस का मर्डर हुआ। ये चीज भी हिस्ट्री की बुक्स में आपको बहुत कम मिलेगी। इन सारी चीजों को राणा प्रताप ने जो देखा और उनके जो युवा मन पे जो एक इमेज बनती गई, जब 1572 में उनके पिताजी उदय सिंह दुत्ती की डेथ होती है तो ये राज सिंहासन पर बैठते हैं, बिकॉज ही वॉज द क्राउन प्रिंस। उनके छोटे भाई जगमल ने विद्रोह कर दिया और जगमल अकबर के साथ मिल गए। अकबर के साथ मिलने से उनको फायदा ये हुआ कि उनको वहां एक जहाजपुर नाम की एक जगह हुआ करती थी, उस जगह की उनको एक छोटी सी जागीर दे दी गई। वो सुख चैन से रहे, लेकिन उस सुख चैन से रहने के चलते आज उनका नाम कोई नहीं है। और राणा प्रताप बेचैन रहे, चिंगारी जलती रही, इसलिए आज देखिए हर युवा दिल के हृदय में उठड़कते हैं। 1572 में जब इनका राज्याभिषेक होता है तो इनके पास सामने लड़ने के लिए अकबर की बहुत शक्तिशाली फोर्स, और 4 ही साल के अंदर वो जान गया था कि इनको महाराणा प्रताप को हराए बिना हम उदयपुर की तरफ नहीं जा सकते और पूरा जो राजपूताना है वो सामने हमारे नहीं आ सकते। महाराणा प्रताप के ऊपर इसी क्रम में पहली लड़ाई होती है और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। आज अगर महाराणा प्रताप के बारे में भारतीय युवाओं से पूछा जाए तो 3 चीजें बताएंगे। पहली चीज बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दूसरी चीज बताएंगे चेतक का साहस, कि चेतक उनको लेकर के दौड़ता हुआ चला गया और उसने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन राणा प्रताप को उसने सुरक्षित रखा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और तीसरी चीज ये याद आती है कि अकबर के चलते राणा प्रताप जंगलों में जगह जगह घूमते रहे और घास की रोटियां खाते रहे। इस हल्दी घाटी युद्ध का मात्र ये 3 परिणाम नहीं थे, इसके पश्चात ही राणा का इनफैक्ट संघर्ष प्रारंभ होता है। और राणा का जो ये संघर्ष है वही उनको महाराणा बनाता है। आने वाले 20 साल में जब वो 1576 की बैटल के बाद 1597 जनवरी में मरते हैं तो ये 20 साल उनके जो उनकी तपस्या होती है, उस तपस्या के माध्यम से ही उनका वहाँ का लोकल इतिहास को जानता है। क्योंकि जो इतिहासकार बैटल ऑफ दीवार को तो दबा ले गए, लेकिन वहाँ की लोकल चीजों को, भामाशाह को, वहाँ की जो किंवदंतियां हैं, वहाँ के जो फोकलोर है, उनको नहीं दबा सके। 1576 में जब राणा प्रताप और दोनों के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि उधर का नेतृत्व मानसिंह और लगभग 20 से 30 हजार, इतिहासकारों के बीच में डिफरेंस है, कुछ 20,000 कहते हैं, कुछ 30,000 कहते हैं। इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो इस युद्ध का परिणाम आप समझ लीजिए कि युद्ध बहुत बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था, क्योंकि मात्र 5 से 6 घंटे चला था। मैं हल्दी घाटी की वादियों में गया हूँ, राणा प्रताप ने बड़ा ध्यान लगा करके किया था, क्योंकि वहां पर अकबर की तोपें नहीं आ सकती थी।
वो इतना उबड़ खाबड़ और जंगलों के बीच का रास्ता है कि वहां पर तोपें नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उस घाटी को चुना। युद्ध में 5-6 घंटे का युद्ध हुआ हो, लेकिन ये 5000 फोर्स उस 25-30 हजार फोर्स के सामने इतनी ताकत से लड़ी कि पूरा छिन्न भिन्न हो गया। और उसके पश्चात राणा प्रताप, ये बात सही है कि राणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन मुगल फोर्सेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वापस राणा प्रताप का पीछा कर सकें, क्योंकि उनको डर था कि अगर कहीं आसपास छुपे हुए सैनिक जो होंगे, अगर बगल ही कहीं होंगे, वो अगर वापस आ गए तो हमारी पूरी की पूरी आर्मी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा क्षति इसमें मुगल फोर्सेस को हुई थी। मान सिंह वापस चले जाते हैं 1576 के बाद, और बाकी लोग जो इनके साथ थे वो सब भी वापस जाते हैं, लेकिन अकबर इससे बहुत नाराज होता है। और नाराज होने का सबब भी उसके पास था, क्योंकि जो उसका टारगेट था वो टारगेट उसको अचीव नहीं कर सका। और साथ ही साथ राणा प्रताप का जो ये न तो पकड़े जा सके, न उनका परिवार का कोई व्यक्ति पकड़ा जा सका, न उनके सेनापति पकड़े जा सके, और न ही उदयपुर का महल या कोई दूसरा महल उनके कब्जे में। इसलिए कोई निर्णायक युद्ध नहीं था और न ही किसी को डिसीजन विक्ट्री मिली, इसमें कंप्लीट विक्ट्री किसी को नहीं। इसके पश्चात क्या होता है कि अकबर इन चीजों से बहुत नाराज होता है, और उसका ये जो इन्वेजन था वो लगातार चालू हुआ। इसके बाद ही असली युद्ध हो रहा है। 1577 में सैयद हाशिम, सैयद कासिम, मान सिंह और शहबाज खान के नेतृत्व में फिर से फोर्सेज आती हैं, फिर से युद्ध होता है, जीत नहीं सकते हैं। राणा प्रताप गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करते हुए इन सभी को परास्त करते हैं, या फिर डिसिसिव विक्ट्री इनको लेने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो डिसिसिव विक्ट्री उनके ऊपर नहीं आती। 1578 में फिर से फोर्सेज आती हैं, और इस बार बहलोल खान नाम का एक आदमी था, जो लगभग कहा जाता है कि 7 फीट के आसपास लंबाई चौड़ाई और बहुत दुष्ट लोगों को मारने वाला बड़ा क्रूर व्यक्ति था। वो भी इस चीज को जीत नहीं पाता। 1579 में फिर बैटल होती है, यही सारे के सारे सेनापति फिर से आते हैं, कोई डिसिसिव विक्ट्री नहीं, राणा सबका बहुत अपराजेय रूप में युद्ध का सामना करते हैं। 1580 में जब दूसरी बार फोर्स भेजी जाती है तो अकबर विशेष रूप से अब्दुल रहीम खान खाना, सारे लोग वहां पहुंचते हैं, फोर्सेस सामने आती हैं, राणा का बाल विवाह का नहीं होता है और वो उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये दिखाता है कि अकबर कितना ज्यादा परेशान था, वो कितनी तकलीफ में था, उसको कितनी ज्यादा जरूरत थी राणा प्रताप को अपने अधीन लेने के लिए। और राणा प्रताप की 2 ही शर्तें थी कि मैं अपने वंश की किसी भी लेडी को आपके यहाँ ऑफर नहीं करूंगा, ये उनका शौर्य था। दूसरा उनकी शर्त थी कि मैं कभी भी इंडिविजुअल कहीं नहीं आऊंगा, मेरा सेनापति जाएगा, मेरा मंत्री जाएगा, लेकिन मैं नहीं। ये अकबर के सामने इनकी 2 शर्तें थी। अकबर उसको मानने को तैयार नहीं था। तो इसी पूरे परिदृश्य को लेकर के, इसी पूरे जज्बे को लेकर के फाइट चल रही है। 1581 का एक साल ऐसा आया 1581 में, जब ये युद्ध लगातार जो इन्वेजन्स हो रहे थे, मुगल आर्मीज आ रही थी, वो नहीं आई। और यही एक साल उनके लिए बहुत था, राणा प्रताप के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। राणा प्रताप ने 2 कसमें खाई थी। पहला कि मैं कभी पलंग पर नहीं सोऊंगा, और दूसरा मैं किसी भी महल में नहीं जाऊंगा, चाहे वो उनके पिता का बनाया हुआ उदयपुर का महल क्यों ना। वो जंगलों में रहे, और वास्तव में उन्होंने घास की रोटियां खाई। लेकिन उसके पश्चात भी कई बार ऐसे लम्हे आए, कई बार ऐसी चीजें कि वो देख करके अपने बच्चों को कि वो घास की रोटियां खा रहे, राजा का बच्चा घास की रोटी खा रहा, कल्पना कीजिए। ये डेडिकेशन था, ये डिटर्मिनेशन था। ये डिटर्मिनेशन भारतीय युवाओं में आज नहीं मिलता। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ 80 से 90% जो वीडियोस है छोटे छोटे, वो बॉलीवुड ड्रामा या एक्टिंग को बेस को लेकर के हैं। 10% में आपको सब चीज दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि इन युवाओं को, हमारे युवाओं को इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये 1 साल की तैयारी में भामा शाह नाम का नगर सेठ उदयपुर का था, वो इनसे मिलता है अपने पूरे डेडिकेशन के साथ। और लोकल किदंती ऐसी है वहां पर, जो लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, और जो मैं बताऊं आपको, जब लोकल लोगों से मैं बात करता था, कितने भी काले मुरझाए चेहरे, पगड़ी बांधे लोग थे, लेकिन जब राणा प्रताप के बारे में बात होती है तो उनके चेहरे की चमक देखने जैसी। उन्होंने बताया कि भामा शाह ने इतनी संपदा राणा प्रताप को भेंट की थी दान स्वरूप, जिससे 12 साल तक 25,000 की आर्मी मेंटेन की जा सकती है। और इसमें भील भी थे, कोल भी थे, क्षत्रिय थे, बाकी कास्ट के लोग भी थे। इन सारे लोगों ने तैयारी की। 17 सितंबर की रात, जब उस समय का भारत विजयादशमी मना रहा था, और विजयादशमी विजय का प्रतीक है, महाराणा प्रताप ने विजयादशमी का दिन ही चुना। ये सारी फोर्सेस डिफरेंट लोकेशंस पर थी, लेकिन एक लोकेशन इनका हेड था दीवार के आसपास। ये 36 लोकेशंस में अकबर ने अपनी मुगल चेक पोस्ट तैयार की थी।
और ये मुगल चेक पोस्ट हर जगह 1000 दो हजार की फोर्सेस के साथ, लगभग सोचिए कितनी 50,000 के आसपास फोर्स रही होगी। लेकिन इतिहासकारों में अगेन इसमें ओपिनियन डिफरेंस है, कुछ कहते हैं 20,000, कुछ कहते हैं 30, कुछ 40। जो कुछ भी हो, दीवार में विजयादशमी के दिन राणा ने अपनी टीम को दो भागों में, सेना को दो भागों में बांटा। एक का नेतृत्व उनका 22-23 साल का लड़का राणा अमर सिंह कर रहा था, एक का नेतृत्व राणा स्वयं कर रहे थे। युद्ध होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी लोकल लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकारों ने भी लिखा है कि बहलोल खान जो 7 फीट का आदमी हुआ करता था और बहुत क्रूर था, लोगों के ऊपर बड़ी निर्ममता से अत्याचार करता था युद्ध के पश्चात, वो बहलोल खान को जब राणा प्रताप का आमना सामना होता है तो केवल एक तलवार के वार से उस 7 फीट के आदमी को वो दो भागों में बांट देते हैं, और घोड़े से वो आधा धड़ इधर गिरता है, आधा धड़ इधर गिरता है। ये शक्ति राणा प्रताप की थी। आज भी विकिपीडिया में राणा प्रताप की लंबाई के बारे में भी लिखा है 2.2 मीटर्स। अगर आप देखिए विकिपीडिया में तो राणा प्रताप की लंबाई लिखी है, यानी राणा प्रताप भी छोटे मोटे इंसान नहीं थे, 6.5-7 फीट के जवान थे। विकिपीडिया ऑलमोस्ट एक ऑथेंटिक सोर्स है। बहलोल खान की ये जो का देहांत होता है और इस तरीके से होता है, वो देख करके मुगल फोर्सेस के पांव उखड़ जाते हैं, अपना सिर घुटनों पे लेकर के भागते हैं वापस। और इसी तरीके से राणा अमर सिंह ने अपने भाले से शाहबाज खान को मारा। ये जब मुख्य सेनापति खत्म हो गए तो सेना किस काम की? गाजर मूली की तरीके से राजपूतों के सामने, भीलों के सामने वो सेना थी, भागी वापस सिर पैर पे लेकर के। और इस भागम भाग में मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि मेरी जानकारी में और जो भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, 1971 के बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश में हुआ और 90,000 लोग इसमें पकड़े गए, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद सबसे बड़ा 1947 के पहले का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण मुगल माइटी फोर्सेस का दिखाई पड़ता है, जिसमें 36,000 मुगल सेना सिर झुकाए, हाथ बांधे राणा प्रताप के सामने खड़ी थी। और राणा प्रताप की महानता इसमें कि जिस तरीके से मुगल आर्मी सिविलियंस तक का कत्ल कर देती थी, राणा प्रताप ने किसी भी व्यक्ति का कत्ल नहीं किया और सब कुछ हो गया। हम लोग को याद दिलाता है भारतीय संस्कृति की। 1582 का ये युद्ध, बैटल ऑफ दीवार, मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी हूँ, 6-7 साल मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू से ट्रांसलेटेड बुक्स। मैंने कहीं भी इसका उल्लेख एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं पाया। कहीं कहीं तो है ही नहीं, कहीं कहीं एक लाइन में है, और ज्यादातर जगहों पे जो मैक्सिमम दिखाई पड़ता है वो एक पैराग्राफ में दिखाई पड़ता है। जबकि हल्दी घाटी से ये 100 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें इन्होंने इसका परिणाम स्ट्रेटेजिक होता है, पॉलिटिकल भी होता है। चित्तौड़ के किले को छोड़ करके, उसके आसपास के एरिया को छोड़ करके बाकी लगभग 80 से ज्यादा छोटे बड़े किले राणा प्रताप के पास आ जाते हैं। सारी 36 मुगल पोस्ट तबाह कर दी जाती हैं। पूरा का पूरा एरिया राणा प्रताप के हाथ में आता है। चावंड उनकी राजधानी महल बनती है। लेकिन इतिहास की किसी बुक में आपको इस गौरव का उल्लेख नहीं मिलता है, किसी उपन्यास में आपको इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बॉलीवुड इसके ऊपर मूवी नहीं बनाता है, कोई ड्रामा, नुक्कड़ नाटक इसके बारे में नहीं है। यानी इस महान युद्ध का, महान शौर्य गाथा का हमारे पूरे भारतीय कल्चर से, पूरे भारतीय इतिहास से नामो निशान तक मिटा दिया गया। क्यों मिटा दिया गया, उसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से हमारे पुष्पेंद्र सर ही बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में उनको बहुत ज्यादा अच्छा ये है, लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात होगी। 1584 में अकबर इतना परेशान हो जाता है कि वापस 6 महीने के लिए यहाँ पर आता है राजपूताने में। 6 महीने कैंप करता है राणा प्रताप को पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाता, वापस वो चला जाता है अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि वहां बड़ा भारी विद्रोह हो रहा था। और यही उसकी समझदारी थी, क्योंकि यही गलती औरंगजेब ने बाद में शिवाजी के साथ की। जब वो दक्कन में चला गया और अंत में वही मर गया, मराठों को दबा नहीं पाया, मराठे सबसे बड़े फोर्सेस बन करके बाहर आते हैं। बाद के बादशाह जो है वो मराठों के गुलाम बन के रहते हैं। उसके बारे में एक स्टोरी में जल्दी वॉर की स्टोरी बताने जा रहा हूँ अपने नए वीडियो में। इसके 2-3 परिणाम बता करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिलता है कि आज हम जो कास्ट सिस्टम को लेकर के जी रहे हैं, मैं सहारनपुर में डीएम भी रहा। 9 मई और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और राणा प्रताप जयंती, ये करना डीएम और एसएसपी के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा ये इतने क्रिटिकल और कड़े दिन होते थे कि सवेरे 8 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक, जब तक 12-13 घंटे सारी सवारियां, सारे प्रोसेसंस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक डीएम और एसएसपी को नींद नहीं आती थी। क्योंकि जब 9 मई का होता था तो खत्री और शेड्यूल कास्ट वर्ग में लड़ाई होने लगती थी। 14 अप्रैल का होता था तो ये प्रोसेसन यहाँ से जाएगा, यहाँ होगी लड़ाई, ये होता था। जरा याद कीजिए, यहाँ पर भील, कोल,
क्षत्रिय सब कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई करते हैं। मेवाड़ का जो रॉयल इंसिग्निया है, जो राज चिन्ह है, जैसे भारत सरकार का एम्बलम है तो उसमें 4 सिंह का मुंह दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से जो मेवाड़ राज, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, मेवाड़ राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है, राज चिन्ह है, वो अगर आप देखेंगे आज भी तो उसमें उगता हुआ सूरज, अरावली हिल्स, एक तरफ क्षत्रिय राजपूत और एक तरफ कोल भील खड़े हैं। कोल भीलों को राज चिन्ह में स्थान देने का मतलब आप समझते हैं? इसका क्लियर कट मतलब है कि वहां जाति का कोई मतलब नहीं था। सेना में सभी समान रूप से थे और सभी समान रूप से लड़ाई करते थे। ये उदारता और ये चीज, ये हमारे भारतीय पहले से प्राचीन काल से है कि कुछ जगहों पे क्षेपक मिलते हैं, उसके बारे में भी मैं कभी बात कर सकता हूँ। दूसरा मैसेज इसका ये है कि ये शौर्य बलिदान की जो गाथा है, भारतीय युवाओं को मैं अक्सर देखता हूँ, एयरपोर्ट में सफर करते हुए देखता हूँ, राह चलते देखता हूँ, कहीं बैठे हुए देखता हूँ, तो उनके बारे में जब कोई बाहरी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में, कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन सारी चीजों के बारे में जब बात करता है, तो चूंकि वो जानते ही नहीं इस बारे में कुछ, इसलिए करते क्या है, या तो उससे छुपा लेते हैं, नेतृत्व क्षमता का विकास नहीं होता, दब्बू बनते हैं, और होता क्या है, फाइनली वो ये आरोप अपने लीडर्स के ऊपर, अपने महापुरुषों के ऊपर लगाने लगते हैं कि क्या कमजोर महापुरुष हमारी धरती माँ ने पैदा किए थे, और हमारे भारत में तो कुछ था ही नहीं। कभी बाद में बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन इन चीजों को समझने की कोशिश, एक सीरीज लेके आ रहा हूं, अनटोल्ड बैटल्स ऑफ इंडिया, जिसमें वो सारे युद्ध जिन इतिहासकारों ने दबा के रखे हैं, उन सारी चीजों को फैक्चुअल सच्चाई के साथ, क्योंकि मैं हर जगह विजिट कर चुका हूँ, हर चीजों को, सोर्सेस को बहुत ही ऑथेंटिक वे में पढ़ चुका हूं, तब मैं आपके सामने लाऊंगा और उन सारे सोर्सेस, सारी बैटल्स को लेके आऊंगा, जिसको सुन करके आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, माथा ऊंचा हो जाएगा, और आप भी अपनी बातों को रखेंगे। मेरी एक अपील और है कि जितने भी युवा, जितने भी व्यक्ति इस चीज को देख रहे हैं, ये इस चीज को और स्प्रेड करें, इस चीज को और फैलाएं। इससे क्या होगा कि जो हमारी युवा शक्ति खोखली होती जा रही है इंस्टाग्राम पर, वो इन सब चीजों को देख करके कम से कम कहीं 1% तो उनके दिमाग में ये बात आएगी कि ये सब चीजें हमसे छुपाई गई और हम इतने महान और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के निर्माता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सर। आलोक भाई, मुझे कोई 3 साल से ऊपर हो गया, आई वॉज ए जर्नलिस्ट and after almost for 25 years I resigned and I decided to speak directly to the people। लेकिन एक बात मैं आपसे पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, पूरे एक्सपीरियंस के साथ कहना चाहता हूं कि जो यूथ है आज का, उनके करीब आप समझ लीजिए कि पर डे कोई 600-700 ईमेल और व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं। उसमें 14 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, मैं ये बात मानता हूं कि हमारी पीढ़ी की ये गलती रही, या ये कहिए कि हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, फ्री कम्युनिकेशंस नहीं थे। अखबार था तो उस पर एक खास सोच का कब्जा था, रेडियो था तो उस पर खास सोच का कब्जा था, टेलीविजन बहुत लेट आया, तो हमने रोमिला थापर, इरफान हबीब से आगे पढ़ा ही नहीं। जिस इरफान हबीब ने छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा है, ही इज ए माउंटेन रैट। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो तमाम भारत में जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं या दूसरे शोबों में भी जो लोग काम करते हैं, उसी इतिहास को पढ़ते हैं, नंबर उसी पे मिलते हैं। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने आखिर में कही, क्योंकि मैं उसकी अपील करने वाला था आपसे, कि आप देखिए कि जो सुबह मैंने एक आपका 8 मिनट का वीडियो देखा, मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। मैंने कहा आलोक जी से आज बात अगर मैंने नहीं की तो मुझे लगेगा आई विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा कि अगर आप एक पद पे हैं, आप एक वहां पहुंचे हैं, तो एक तो क्रेडिबिलिटी ये होती है कि कौन कह रहा है। तो कौन कह रहा है कि हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जरा सी कोई बात कीजिए तो कहते हैं भाई किसी फॉरेन राइटर का कोई रेफरेंस है आपके पास। तो ये जो कॉलोनियल मानसिकता है कि जब तक कोई गोरा नहीं लिखता तब तक हम मानते नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जैसे और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीके से हमसे बात करते रहते हैं, लेकिन आपने ये जो बात कही है कि अनटोल्ड बैटल ऑफ इंडिया, इसकी सीरीज बनाइए। और छोटे, जैसे कि आज आपने वीडियो था, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी जनरेशन ने वो मटेरियल ही नहीं दिया है बच्चों को कि वो उसको पढ़ सके या देख सके। लेकिन ये सोशल मीडिया मेरे लिए, आपके लिए, भारत के लिए और खास तौर से सनातनी हिंदू के लिए इतना बड़ा हथियार है कि जो हजारों साल से नहीं बोलते थे, आज अपने मन की बात कह पा रहे हैं। लिहाजा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं
और आपकी दुआ करता हूं कि आप इसी वलवले के साथ जो कुछ आपका सरकारी पद है उसे रखें, करें। लेकिन ये आज की जरूरत है आलोक भाई, यही बात अगर 10 साल बाद कहेंगे तो देर हो जाएगी। इसलिए तमाम आपके दोस्त जो इसको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरी सबसे अपील है, अलग अलग विषय हैं उनके ऊपर बोले, 5-5, 10-10 मिनट के बहुत हाई क्वालिटी के वीडियो ना भी बनाए। आप एक बार आजमा के तो देखिए कि आपने 100 वीडियो अगर बनाए हैं तो इंस्टाग्राम पर वो जो बच्चे दूसरी चीजें देख रहे हैं वो नहीं देखेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो 2-2, 3-3 घंटे बोलता हूं और जब उसको सुन के लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि सच में लोग सुनना चाहते हैं। आलोक भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को आज के दिन रखा और कभी भी आपके मन में हो, क्योंकि हम ये कोई इस किस्म का वो प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा कि इसमें हमको क्या किसी खास आदमी को बुलाना है नहीं बुलाना है। इसमें हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो बिना किसी उसका नाम पद क्या है वो हमारे उस पे आए, बोले और उसको एक्सटेंड करे। आपको, आपकी टीम को और आपके सुबह वाले वीडियो के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये करते रहें, हमारी जो भी हैसियत है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच आलोक भाई। आप एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आपकी हैसियत जो है ना वो बहुत बड़ी है। मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि लोग महामंडलेश्वरों को बुला करके कथाएं करवाते हैं, वो करवाएं, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं। लेकिन मेरी अपील ये है कि जितने भी महामंडलेश्वर कथा वाचक है उनके साथ साथ आपको एक दिन का या भले व्यासपीठ पे ना बैठाएं, लेकिन आपको बुला करके कम से कम उस मासेस को 1 घंटे 2 घंटे आपके लेक्चर्स भी बहुत जरूरी है। तो ये आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आलोक भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।